नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूसीआई कनाडा लाइव पर एक बार फिर से। आज हम इंग्लिश में जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था उसके आगे सीखेंगे चीजें। तो आज का हमारा जो चैप्टर है, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने टेंसेस स्टार्ट करे थे, जिसका कंप्लीट नाम थोड़ा बहुत बेसिक हमने डिस्कस भी किया था, टाइम एंड टेंस। तो टाइम एंड टेंस की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास चीजें आती हैं कि टाइम एंड टेंस है क्या। आज सीखेंगे टाइम एंड टेंस क्या है, इससे क्वेश्चनिंग क्या होती है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और कैसे आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, तो जब हम बात करते हैं डेफिनेशन वाइज टाइम एंड टेंस की, एक वर्ड आता है हमारे पास टाइम और दूसरा वर्ड हमारे पास आता है टेंस। टाइम को जब हम डिवाइड करते हैं तो टाइम थ्री टाइप से बढ़ जाता है। मतलब एक पास्ट टाइम है, एक प्रेजेंट है और एक फ्यूचर टाइम। ये तीन प्रकार के तीन टाइप से टाइम सेगमेंट आपके पास आ है। लेकिन जब आप टेंस की बात करते हो तो टेंस चार बांटे गए हैं। एक को कहते हैं सिंपल टेंस, इसको इंडेफिनिट भी कह सकते हो। दूसरे को कहते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको प्रोग्रेसिव टेंस या इम्परफेक्ट टेंस भी आप कहते हैं। तो इसके तीन नाम कुल मिलाकर के हो जाते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रोग्रेसिव टेंस या इम्परफेक्ट टेंस। इसके बाद हम आगे आते हैं परफेक्ट। नंबर तीन जो टेंस है वो है परफेक्ट टेंस। अब जब हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की, तो हमारे पास जो आखिरी टेंस आता है वो सेकेंड और थर्ड का मिक्सचर आता है, जैसे कि परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस। तो इसका यही नाम होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ध्यान रखना है, जब आपसे टेंसेस की बात पूछी जाती है तो टेंसेस हमारे पास बेसिकली 1 2 3 और 4 टेंसेस। और जब टाइम की बात हम करते हैं तो हमारे पास तीन टाइप के टाइम। मेरे कहने का मतलब, यदि आप टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम को डिनोट करते हैं तीन चीजें, ये एक और दो प्रेजेंट और तीन फ्यूचर। पास्ट जो टाइम है जो कि बीती हुई बातों को या भूतकाल हमें बताता है। प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, हमने अभी प्रेजेंट में मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, जब आप ये वीडियो देखेंगे तो ये जो प्रेजेंट है तब तक ये पास्ट बन चुका होगा। और फ्यूचर मतलब जो अभी आया नहीं है, आने वाला। तो टाइम को हम बांटते हैं तीन सेगमेंट्स के अंदर। एक वो पास्ट है जो बीत गया, एक वो प्रेजेंट है जो चल रहा है, और एक वो समय है फ्यूचर जो आने वाला है। ये तीनों ही टाइम है। इन तीनों ही टाइम के चार चार पार्ट्स होते हैं। सही आपने सुना है कि जो टाइम होते हैं और टाइम के तीन सेगमेंट हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। इन्हीं तीनों के सभी के अपने अपने चार चार पॉइंट्स होते हैं, चार चार चीजें इसमें हमें सीखनी होती हैं। तो अगर मैं कहूँ पास्ट का टाइम है, उसके चार सेगमेंट्स हैं, उसके चार पार्ट्स हैं। वो चार पार्ट्स क्या क्या है? सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मतलब अगर मैं कहूँ पास्ट के चार सेगमेंट क्या है, तो पास्ट जो टाइम है उसके चार सेगमेंट या उसके चार टेंस है। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये जो टाइम आपके पास है, इन सभी के चार चार पोर्शन हैं, चार चार भाग हैं, चार चार हिस्से हैं, चार चार अंश हैं, ये कह लीजिए। इन चारों को मिलाकर के चार पास्ट के, चार प्रेजेंट के और चार फ्यूचर के। पास्ट में चार, पास्ट का सिंपल टेंस, पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट का परफेक्ट टेंस और पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसके बाद इसमें आता है प्रेजेंट का सिंपल टेंस, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट और प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वैसे ही फ्यूचर के टाइम में फ्यूचर का सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस के नाम से जाना जाता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये सभी चार चार पार्ट इन तीनों के होते हैं। तभी हमारे पास टोटल जो टेंसेस आते हैं वो 12 टेंसेस आते हैं। चार पास्ट टाइम के टेंस, चार प्रेजेंट टाइम के टेंस और चार फ्यूचर टाइम के टेंसेस। तो ये एक बात हो गई कि भाई टाइम और टेंस क्या है, बेसिक हम समझ गए हैं। टाइम और टेंस है क्या? टाइम तीन प्रकार का है जिसमें किसी भी एक्शन का होना पाया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट की बात करें, चाहे पास्ट की या फिर फ्यूचर की। और टेंसेस टाइम के हिस्से होते हैं, टाइम के प्रकार होते हैं, टाइम के अंदर की चीजें होती हैं टेंसेस। और टेंस कितने हैं हमारे पास? चार। तीनों टाइम में चार चार टेंस है, तो 12 टेंसेस हमारे पास हो जाते हैं टोटल कुल मिलाकर के। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा आ गया। अब एक डेफिनेशन समझ लेते हैं, तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में टाइम टेंस को हम और कैसे अच्छे से समझ करके
डिफाइन कर सकते हैं। देखिए देखिए तो क्वेश्चन है, हमने लास्ट क्लास में सीखा था, थोड़ा रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज टाइम एंड टेंस? टाइम एंड टेंस क्या है? आंसर आता है टाइम एंड टेंस इज अ मेथड ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस। बिल्कुल। तो टाइम एंड टेंस क्या है? टाइम और टेंस एक मेथड है सेंटेंस बनाने का, यानी कि टाइम और टेंस वाक्य बनाने का एकमात्र, वाक्य बनाने की एकमात्र विधि है, वाक्य बनाने का एकमात्र तरीका है, ढंग है। क्वेश्चन 2 कहता है कि व्हाट इज द थिंग दैट मेक्स टाइम एंड टेंस? टाइम एंड टेंस क्या है? एक मेथड है। टाइम एंड टेंस एक मेथड है जो कि इसका यूज करके हम सेंटेंसेस बनाते हैं। फिर टाइम एंड टेंस को बनाने वाला कौन है? टाइम और टेंस को बनाने वाला जो शब्द है, जिस चीज से टाइम एंड टेंस बनता है, उसका नाम क्या होता है? वर्ब्स। सेंटेंस में दी गई वर्ब्स से ही पता चलता है कि वाक्य में कौन सा टाइम एंड टेंस है। बाकी कोई शब्द हमें वाक्य में दिए गए टेंस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं देता। मतलब आपको यदि पता लगाना है किसी सेंटेंस से कि वो जो सेंटेंस है वो कौन से टाइम के किस टेंस में, ध्यान से समझिएगा, कौन से टाइम के, कौन से टाइम क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि 3 टाइप का टाइम है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और कौन से टाइम की, मान लीजिए पास्ट टाइम का है तो पास्ट में 4 टेंसेस है, प्रेजेंट, पास्ट का सिंपल, पास्ट का कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। या फ्यूचर में भी तो टाइम में हमारे पास 3 टाइप थे, उन तीनों टाइप के टाइम्स के 4-4 पार्ट थे। तो ये बता रहा है वर्ब ही एक ऐसी चीज है, वर्ब एक ऐसा शब्द है जो आपको क्या बताएगा? वो आपको बताएगा कि दिया गया जो सेंटेंस है वो कौन से टाइम में है, प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में। प्लस अगर मान लीजिए वो पास्ट में है तो पास्ट के कौन से टेंस में है, सिंपल में है, कॉन्टिन्यूस में है, परफेक्ट में है या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। या फिर अगर फ्यूचर भी किसी टाइम में है तो फ्यूचर के चारों पार्ट्स में से किस में है। तो ये सारी चीजें आपको कौन बताता है? वर्ब्स बताते हैं जो सेंटेंस में आए होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वर्ब्स के बारे में। वर्ब्स की बात हम एक बार समझ लेते हैं ढंग से, तरीके से। देखिएगा, जब वर्ड आता है वर्ब, तो वर्ब की बात हम करते हैं। वर्ब क्या है? वर्ब देखिए, अ वर्ड यानी कि एक शब्द जो हमें निम्न में से कोई भी एक चीज बताए। निम्न में से जो दी गई चीजें हैं, वर्ब जो भी है, देखो ध्यान से समझना है आपने। जब हमने बेसिक की शुरुआत करी थी तो मैंने आपको बताया था ए बी सी डी अप टू जी और जेड, ये सारे लेटर्स हैं, इनको लेटर्स या फिर एबीसीडी आप कहते हो। इन्हीं से मिल करके हमारे पास कोई ना कोई क्या बनता है? वर्ड बनता है। इंग्लिश में अगर वर्ड के टाइप की बात करूं तो 8 टाइप्स हो जाते हैं। इंग्लिश के अंदर शब्दों के प्रकार या शब्दों के भेद या टाइप्स ऑफ वर्ड्स 8 होते हैं। आप ये सोचे कि इंग्लिश में 8 वर्ड होते हैं, 8 वर्ड्स नहीं होते, 8 टाइप के वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स तो अनलिमिटेड होते हैं लैंग्वेज के अंदर, किसी भी भाषा में हर घड़ी, हर घंटे, हर सेकंड कोई ना कोई नया वर्ड बनता रहता है। वो दूसरी बात है उसे शब्दकोश में शामिल किया जाए, डिक्शनरी का पार्ट बनाया जाए या ना, लेकिन हर वर्ड कुछ ना कुछ बताती है, हर वर्ड कुछ ना कुछ बताता है। वर्ड कुछ ना कुछ बताएगा। तो कहता है कि एक वर्ड जो हमें निम्न में से कोई भी एक चीज बताए वो वर्ब है। वर्ब की डेफिनेशन आप समझ रहे हैं यहाँ पर। वर्ब अगर सेंटेंस में तो क्या बता सकती है? एक्शन, इसको हिंदी में काम या क्रिया हम कहेंगे। वर्ब अगर सेंटेंस में है तो हमें बता सकती है सेंटेंस में चलने वाले एक्शन का समय, टाइम, जो कि प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर हो सकता है। या वर्ब हमें बताती है स्टेट ऑफ माइंड, आपकी मनोदशा, आप अच्छे हो, बुरे हो, खुश हो, नाराज हो, ये सारी चीजें। या फिर पोजेशन, अधिकार, किसी वस्तु या व्यक्ति पर किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति का अधिकार भी आपको वो बताती है। देखो कैसे बताती है, समझ लेते हैं। अब एक्शन की अगर बात करें तो ही हैज ईटन फूड, ही हैज ईटन फूड, इस सेंटेंस के अंदर आप देख पाएंगे कि 2 चीजें हो गई, एक तो हैज और एक ईटन। हैज भी वर्ब है और ईटन भी वर्ब है। हालांकि हैज हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, और ईटन जो है वो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। ऐसा है, बिल्कुल है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, एक्शन क्या हुआ इस सेंटेंस में, तो एक्शन हुआ खाने का, ईट का।
ये एक्शन जो हुआ ये क्या थी, हमारी काम या क्रिया इंग्लिश में कहें तो एक्शन था, और एक्शन वाले वर्ड्स को भी क्या कहेंगे, वो। तो ईटन हमारी वर्ब है, क्यों, क्योंकि उसने एक्शन बताया। इस सेंटेंस में ही हैज ईटन फूड, तो ईटन क्लियर हो गया, मेन वर्ब है क्योंकि इसने एक्शन बताया। अब अगर मैं इसको ऐसे समझ लूं कि भाई ही हैज ईटन फूड, इस सेंटेंस में हमें टाइम कैसे पता लगेगा, कौन टाइम बता रहा है, मतलब क्या ही ने प्रेजेंट पास या फ्यूचर का जिक्र किया, नहीं, कुछ नहीं पता लग रहा। क्या फूड का प्रेजेंट पास या फ्यूचर से कोई रिलेटेड है, नहीं है। ईटन सिर्फ बता रहा है कि काम हुआ, ईटन है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये एक्शन बता रही है, इसीलिए ये वर्ब या मेन वर्ब है, ये बात सही। लेकिन ईटन से टाइम का पता नहीं लग रहा, हमें टाइम की पता लगाना है। अब ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मान लीजिए थर्ड फॉर्म है, तो कोई भी थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस बनाएगी, लेकिन ऐसा कोई टेंस नहीं आपको मिलेगा जिस टेंस का नाम सिर्फ परफेक्ट टेंस हो। या तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, या हो सकता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाए, या फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, या फिर हो सकता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी हो जाए। लेकिन सभी में आप देखेंगे कि सिर्फ परफेक्ट टेंस के नाम से कोई टेंस होता ही नहीं। तो हमें यहां पर अगर मैं देखूं तो हैज मिला है, हैज से आपको किसका पता लगता है, अगर मैं कहूं शी हैज अ कार, उसके पास एक कार है, यानी हैज क्या बताता है, प्रेजेंट का टाइम। तो हमें टाइम किसने बताया इस सेंटेंस में, हैज ने, कोई वर्ब थी। हमें एक्शन यानी कि काम क्रिया किसने बताया इस सेंटेंस के अंदर, वो ईटन थी, वो भी एक वर्ब थी। तो हैज ने बताया प्रेजेंट, ईटन ने बताया थर्ड फॉर्म परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट हमारा टेंस। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वर्ब क्या है, वर्ब एक वर्ड है, कैसा वर्ड है जो हमें इन चारों में से कुछ ना कुछ बताता है। तो एक्शन बताने वाली वर्ब हमने ईटन देखी, टाइम बताने वाली वर्ब हमने हैज देखी। यदि मैं इसी एग्जांपल को ऐसे लिख दूं, जैसे कि मान लीजिए ही हैज अ कार। अब यहां इस सेंटेंस के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर जो हम देख पाएंगे, देखिए ये जो शब्द है हैज क्या बता रहा है, ही ने कोई टाइम नहीं बताया, अ ने प्रेजेंट पास या फ्यूचर ना, कार, ए और ही किसी भी दूसरे ने बताया, हैज ने हमें बताया प्रेजेंट की बात हो रही है, बात हो रही है वर्तमान की। यदि मैं इसे ऐसे लिख देता कि ही हैड अ कार, हैड अ कार, अब ये जो सेंटेंस है हमारे पास, इसमें हैड वर्ब आई, और हैड क्या बता रही है, पास्ट। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वर्ब टाइम भी बताएगी और टेंस भी बताएगी। तो इनमें हमने टाइम भी देखा, एक्शन भी देखा, टेंस भी देखा। अब थर्ड की बात करते हैं, स्टेट ऑफ माइंड, मतलब वर्ब जो आपकी होगी वो आपकी मनोदशा बताने के लिए भी यूज हो सकता, आप फिलहाल कैसा फील कर रहे हो, कैसे हो, अच्छे हो, बुरे हो। मान लीजिए हमने सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, दे आर हैप्पी। अब दे आर हैप्पी में आप देखेंगे कि हैप्पी कौन है, हैप्पी होने का जो दशा है, हैप्पी होने की जो सिचुएशन है वो किसके लिए, दे के लिए। इसका मतलब दे बता रहा है आपको हैप्पी। अब हैप्पी है, दे है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, शी इज सैड, शी इज सैड, तो शी इज सैड में इज ने हमें बताया है कि भाई शी की मनोदशा कैसी है, सैड है। वो भी ये भी बताया प्रेजेंट है, पास्ट प्रेजेंट है यहाँ पर। तो स्टेट ऑफ माइंड, दिमाग की, मन की दशा बताने के लिए भी आप वो प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए ही लुक्स ग्रेट, वह बहुत अच्छा दिखता है, बहुत ग्रेट, महान दिखता है, क्या लगता है। तो लुक्स ने हमें बताया कि ही महान है या नहीं, दिखने में अच्छा, पता नहीं है वो ग्रेट या नहीं, लेकिन दिख रहा है अच्छा, महान। तो स्टेट ऑफ माइंड कि दिमाग की दशा कैसी है, ये भी आपको वो अब बता। जैसे कि लुक्स ने कहा कि ही जो है वो ग्रेट दिख रहा है, पता नहीं ग्रेट है या नहीं, बट दिख जरूर रहा है, तो उसकी स्टेट ऑफ माइंड इस टाइम ग्रेट है। अब बात आ गई पोजेशन, पोजेशन बोले तो अधिकार, किसी का किसी वस्तु पर अधिकार होना। मान लीजिए आपके पास कोई कार है, तो आप कह सकते हैं वो आपकी कार, तो यू कैन से आई हैव अ कार। आपका कोई घर है तो आप कह सकते हैं आई हैव अ हाउस। मान लीजिए आपका एक घर था, तो आप हैव ना लगा करके हैड लगाएंगे, तो आप कह सकते हैं आई हैड अ हाउस, मेरा एक घर था। तो ये सारा किसी भी चीज का होना, अधिकार होना, वो पोजेशन कहलाता है इंग्लिश के अंदर, इसको हम पोजेशन कहते हैं।
अब मान लीजिए मैं कहूँ मैंने अपने फ्रेंड की कोई कार है थोड़े दिन के लिए उधारी ले ली, एक दिन के लिए उधारी ले ली, मैंने कहा कि भाई मुझे काम है या कार दो, तो उन्होंने दे दी। तो उस टाइम पे अगर कोई मेरे से पूछे कि भाई ये क्या है, मैं कहूंगा ये कार है। क्यों आपकी कार है? मैंने कहा भी मेरी है तो भी मेरे पास है तो मेरी कार। पोजेशन में दो टाइप होते हैं, पोजेशन में दो टाइप हो जाते हैं, एक होता है टेम्परेरी, टेम्परेरी, और दूसरा होता है परमानेंट या कि फिक्स्ड, परमानेंट यानी फिक्स्ड। तो पोजेशन आपकी दो टाइप की हो सकती है, या तो टेम्परेरी पोजेशन हो सकती है या फिर परमानेंट हो सकती है। टेम्परेरी पोजेशन और परमानेंट पोजेशन दोनों को समझते हैं। अगर मैं कहूं कि मेरे पास जो कार है फिलहाल मेरी है किसी और के नाम पे रजिस्ट्रेशन, मालिक कोई और है, फिलहाल मैं उसे यूज कर रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूँ टेम्परेरी पोजीशन की। तो मैं कह सकता हूँ कि आई हैव अ कार, और अगर वो कार मेरी ही है, परमानेंटली मेरी, मेरे नाम पे है, मैं जैसे चाहूँ वैसे यूज कर सकता हूँ, किसी दोस्त से, मित्र से, रिश्तेदार से मैंने मांगी नहीं है उसकी कार, वो मेरी ही है, तो मैं उससे परमानेंटली क्या कह सकता हूँ, आई ओन अ कार, आई ओन अ कार। तो ओन जो है वो भी वर्ब है, वो भी बताता है कि कोई किसी चीज का मालिक है, तो मैं एक कार का मालिक हूं, ये आई ओन, ओन भी एक वर्ब है, तो वर्ब से पता चला परमानेंट वाली पोजीशन का भी और टेम्परेरी पोजीशन का भी वर्ब से ही आपको पता चलेगा। जैसे कि हैव एक वर्ब थी जो टेम्परेरी बता रही थी, ओन एक वर्ब है जो कि परमानेंट बता रही है कि आप मालिक हो, आपको पता है कि ये चीज क्या है और आपका पूर्ण अधिकार है उसके ऊपर। तो ये चार चीजें हम सीखते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब के बारे में समझना मतलब वर्ब एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा शब्द जो आपको या तो एक्शन बताएगा, या टाइम बताएगा, स्टेट ऑफ माइंड बताएगा, या फिर आपका किसी वस्तु या व्यक्ति पर अधिकार बताएगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए और इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आगे चलते हैं जी, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिएगा अब कुछ एक प्रैक्टिस हम करते हैं सेंटेंसेस की, उससे हमें और आइडिया अच्छे से मिल जाएगा, हमें चीजें याद होनी भी जरूरी है। देखिए, read the following sentences and find out the verbs used in them। अब आपको सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ना है और इनमें वर्ब्स ढूंढनी है। वर्ब्स बोले तो वो शब्द ढूंढने हैं जो हमें या तो बता रहे हो एक्शन, क्योंकि एक्शन बताने वाला शब्द वर्ब है, या फिर बता रहे हो टाइम, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, क्योंकि टाइम बताने वाला शब्द भी वर्ब होता है, या फिर वो आपको बता रहे हो स्टेट, स्टेट ऑफ माइंड, या फिर वो आपको बता रहे हो पोजेशन, अधिकार, किसी वस्तु या व्यक्ति पर किसी का अधिकार। इन चारों में से जो एक भी चीज अगर बता देगा शब्द, वो क्या कहलाएगा, वो। तो हम समझने की कोशिश करते हैं। His mother helped him in his homework। मतलब उसकी जो माँ है, उस लड़के की जो माँ है, वो अपने बेटे की हेल्प कर देती है। क्या हेल्प कर देती है? उसके होमवर्क में। तो फर्स्ट सेंटेंस में जो वर्ब हमें मिली वो थी हेल्प। हेल्प ने बताया कि एक्शन जो किया गया वो मदर के द्वारा किया गया, किसके लिए? अपने बेटे के होमवर्क के लिए। तो हेल्प जो हुई हमारी वो वर्ब होगी। अगर हेल्प की मैं बात करूं तो हेल्प की फॉर्म्स हमें सारी पता होनी चाहिए। जब भी वर्ब आपको मिले तो दिमाग के किसी कोने में उन वर्ब की फॉर्म्स को लिखने की और याद करने की कोशिश किया करें। हेल्पिंग और हेल्प्स, ये आ गया हमारे पास जो हेल्प है। अब हेल्प ये भी है, हेल्प यहां पर भी लिखी है, माने आपने जो वर्ब लिखी है ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये आईएनजी है फर्स्ट के साथ में, और ये फर्स्ट फॉर्म में आपने लगा दिया है एस या एस, जो कि वर्ब एक ऐसी है जो सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स के साथ यूजेबल होती है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आपने हेल्प में लिखा V2, V3 फॉर्म भी क्या है हेल्प, यानी कि एक ऐसी वर्ब है ये जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम दिखती है। हमारे पास जो हेल्प आई है उसे क्या माने, V2 माने या V3 माने, यहाँ जो आई हुई है। तो इसका मैं आपको हमेशा के लिए एक तरीका बता देता हूँ। V3 जो भी होगी, अगर कोई V3 वो की फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, उसके पहले
हेल्पिंग वर्ब हमेशा आएगा। अगर कोई वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसके पहले हेल्पिंग वर्ब कभी भी यूज नहीं होगी। तो ऐसी बहुत सारी वर्ब्स आपके पास आएगी इंग्लिश में जो दिखने में V2 और V3 सेम है। जैसे कंप्लीट एक वर्ब है, तो कंप्लीट की सेकंड फॉर्म भी कंप्लीटेड है और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म भी कंप्लीटेड है। स्टडी एक वर्ब है, STUDY, तो स्टडी का जो सेकंड फॉर्म है स्टडीड है, थर्ड फॉर्म भी स्टडीड है, मतलब दोनों ही फॉर्म मिलते जुलते बिल्कुल सेम है। तो आप सेंटेंस में कैसे पता लगाएंगे कि दी गई वर्ब V2 है या V3? तो मैंने आपको तरीका बताया। यदि V3 होगी, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो जाहिर सी बात है उसके पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगा दी जाएगी। और अगर V2 होगी तो कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया होगा। और मान लीजिए कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी गई है और उसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा दी गई, तो उस सेंटेंस में आपने वैसे ही दिमाग नहीं लगाना, वो गलत हो सकता है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यदि हेल्प होती तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब होती। हेल्पिंग वर्ब दी नहीं गई, इसका मतलब ये थर्ड नहीं है, फिर ये क्या मानी जाएगी? सेकंड मानी जाएगी, क्योंकि सेकंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब लेती नहीं। तो सेकंड फॉर्म ये मान ली गई, थर्ड ये नहीं मानी गई। और सेकंड होने के नाते हर वर्ब की सेकंड फॉर्म का नाम मैंने आपको बताया है पिछली कक्षाओं में कि वर्ब के नंबर के हिसाब से उनके नाम भी होते हैं। अगर कोई वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट वर्ब होती है, हमने कराया है। और अगर कोई वर्ब अपने सेकंड फॉर्म में है तो सेकंड फॉर्म किसी भी वर्ब की पास्ट वर्ब के नाम से जानी जाती है। अगर कोई वर्ब थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म को हम परफेक्ट कहते हैं। और अगर कोई वर्ब अपने आईएनजी फॉर्म में, तो आईएनजी फॉर्म गोइंग, कमिंग, सिटिंग, गिविंग, टेकिंग, इनको आईएनजी वर्ब्स को हम कॉन्टिन्यूस वर्ब के नाम से जानते हैं, जो जब वर्ब में एस जोड़ देते हैं तो वो प्रेजेंट रहती है। अब ये यहाँ पर याद रखने वाली चीज थी कि प्रेजेंट तो वर्ब की एस फॉर्म भी है, प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, दोनों ही प्रेजेंट है। लेकिन ये वाली जो वर्ब है प्रेजेंट की फर्स्ट फॉर्म, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ या आई के साथ ज्यादा यूज होती है। और प्रेजेंट की जो एसियस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में जो एसियस से हमने बनाई है, ये सिंगुलर और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें दोनों क्वालिटी हो, ऐसे सब्जेक्ट जो सिंगुलर हो नंबर में और पर्सन में थर्ड हो, उन्हीं के साथ ये वर्ब आती है। तो हमने ऑलरेडी इस पे बहुत अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है, यहाँ रिवीजन होता रहेगा। तो हेल्प मानी गई V2, V2 मानी गई तो हर वर्ब की सेकंड फॉर्म का नाम होता है पास्ट, यानी कि ये जो सेंटेंस बना हुआ है ये पास्ट सिंपल टेंस में बना हुआ है। इसका नाम है, सेंटेंस में जो टेंस दिया गया है वो है पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस के नाम से, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म। बात करते हैं नेक्स्ट की, द लास्ट फ्लाइट इज गोइंग टू लैंड एट एनी मोमेंट। ये जो सेंटेंस आया इसके अंदर आप देखेंगे इज और गोइंग और टू लैंड, ये आपको सब वर्ब लग रही होगी। पहली बात मैं आपको बता दूं, जब भी किसी सेंटेंस में टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उससे टेंस का पता नहीं चलता। इसका मतलब क्या होगा, समझ लेते हैं। देखिएगा, अगर हम ऐसे समझें कि शी वॉन्ट्स टू गो, शी wants to go, she wants to go, she wants to go। अब ये जो सेंटेंसेस में wants भी वर्ब है और go या to go भी वर्ब है, लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं she wanted to go, अभी भी ये भी सेंटेंस है, दोनों ही सेंटेंसेस है, दोनों ही सही भी है ग्रामेटिकली कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर wanted आया to go आया, यहाँ पर wants आया to go आया। अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ बात वो ये है कि क्या she से आपको प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर का कुछ पता लग रहा है? शी से, मतलब क्या शी की शक्ल देख के हम डिसाइड कर पाएंगे कि भाई प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर? नहीं कर पाएंगे। तो टू गो यहाँ पर भी है और टू गो यहाँ पर भी है। देखा जाए तो टू गो क्या है, वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नाम क्या होता है? प्रेजेंट वर्ब। इस हिसाब से गो का नाम दिया, टू गो का नाम भी प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ वॉन्ट्स आया पहले और फिर वांटेड आया। वांटेड वर्ब की V2 है या V3? अभी मैंने आपको बताया बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम होती है। अब अगर सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है तो पता कैसे लगाए, जब सेंटेंस में ऐसे ही कोई मुंह उठा के वर्ब आ जाए, पता कैसे लगाएंगे कि आइडल वर्ब V2 है या V3? तो सिंपल है, अभी भी मैंने आपको बताया
कोई भी V3 अगर आई होगी, अगर वो वाकई V3 है, तो हर V3 के पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब हमेशा दी जाती है जनरली आपको। और कोई भी अगर वर्ब अपनी सेकंड फॉर्म में आई है, तो आप समझ जाइएगा वहां हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, नहीं लेगी सेकंड फॉर्म। इसको उल्टा पढ़ सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बिना थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, ये दोनों चीजें। तो यहाँ अगर मैं वांटेड को देखूं, तो मुझे समझ में आना चाहिए कि ये V3 होती तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब होती। अब या तो शी हेल्पिंग वर्ब है, अगर शी हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट कोई नहीं है, तो गलत बात है, शी सब्जेक्ट ही ये सेंटेंस का प्रोनाउन है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो आप वांटेड को क्या मानेंगे, आप वांटेड को आप ट्रीट करेंगे V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म। किसी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का नाम क्या होता है, पास्ट, यानी वांटेड हो गई पास्ट टेंस, बन गया पास्ट सिंपल। टू को मैं क्यों नहीं इंक्लूड कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और जब भी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उससे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कुछ भी माना नहीं जाता, क्योंकि उसके पहले वाली वर्ब ऑलरेडी टाइम और टेंस बताने का काम करके जा चुकी होती है। तो ये जो वर्ब है ये फर्स्ट फॉर्म में एस लगा करके बनाई गई है, जिसका नाम होता है प्रेजेंट वर्ब। तो इसीलिए जो फर्स्ट सेंटेंस है शी वांट्स टू गो, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, उससे बिलोंग करता है। और सेकंड शी वांटेड टू गो, वांटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट, तो ये पास्ट सिंपल टेंस से बिलोंग करता है। ऐसे ही आपको कॉन्सेप्ट में पकड़ बनानी है कि वर्ब की जो फॉर्म्स हैं वो आपको क्या बता रही है, टाइम बता रही है या फिर टेंस बता रही है या फिर उसका दोनों ही चीज बता रहे। और ऐसे सावधान रहना है कि टू के बाद तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जब टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आए तो ना तो वो फर्स्ट फॉर्म पास्ट कंसीडर होती, ना फ्यूचर कंसीडर कर सकते हैं हमसे मान सकते, और ना ही प्रेजेंट, वो कुछ नहीं होती, वो केवल वर्ब है, जस्ट टू के साथ में आई है, इंफिनिटिव बोलते हैं, आगे सीखेंगे हम इसे नॉन फाइनल चैप्टर। यहां हमने सीखना था सेंटेंस में ऐसी वर्ब जो वर्ब जैसी दिखेगी, ना टाइम बताएगी ना कुछ और बताएगी, उसको इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, एक एग्जांपल आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए मैं सेंटेंस लिखता हूं आई कैन गो देयर, और इसी में अगर मैं छोटा सा चेंज कर दूं कि आई कुड गो देयर, इन दोनों सेंटेंस में आप देखोगे एक ऐसा शब्द है जो आपको बता रहा है कि जो एक्शन है वो प्रेजेंट में हुआ है पास्ट। देखिए, क्या आई ने प्रेजेंट या पास्ट बताया? नहीं। क्या देयर ने प्रेजेंट या पास्ट बताया? वहां गो और गो अगर मान लिया जाए तो दोनों ही गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ने बताना चाहिए प्रेजेंट, तो दोनों प्रेजेंट बता रही नहीं। कैन ने क्या बताया? प्रेजेंट। कैन ने बताया आपको प्रेजेंट, कैन ने प्रेजेंट बताया, और कुड ने आपको बताया पास्ट। तो कैन और कुड प्रेजेंट और पास्ट बता रहे हैं, इसका मतलब इनके बाद वाली वर्ब को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, अगेन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब जब मोडाल्स आप काम करते हैं, मोडाल्स का आप यूज करते हैं, मोडाल ऑक्सिलरी जिनको आप कहते हैं, कैन हुआ या कुड हुआ या विल हुआ या वुड हुआ, ऐसे में ये जो ऑक्सिलरीज हैं यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स है, कोई तो प्रेजेंट की बात करता है, कोई ऑक्सिलरी आपको प्रेजेंट का टाइम बताएगा, कोई ऑक्सिलरी मॉडल आपको पास्ट का टाइम, बहुत जरूरी नहीं हमेशा ही पास्ट ही बताए, लेकिन आमतौर पर हम ऐसा पढ़ लेते ताकि याद हो जाए। तो कैन और विल तो अपने प्रेजेंट में इनके पास, विल का पास वुड है, कैन का पास वुड है। ये मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि मॉडल्स के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट ही फॉर्म है, चाहे वो पास्ट टाइम बताने वाला कुड हो या प्रेजेंट टाइम बताने वाला कैन हो, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म का यूज हमेशा होता है। कैन प्रेजेंट मॉडल था तो टेंस भी प्रेजेंट बना, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आई। कुड पास्ट का मॉडल था, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ हेल्प ही नहीं करी प्रेजेंट पास्ट बताने में, प्रेजेंट और पास्ट बताने में हेल्प करी है हमारी कैन और कुड ने। तो मॉडल्स के बाद भी या टू के बाद भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल्स के बाद आने वाली फर्स्ट फॉर्म या टू के बाद आने वाली फर्स्ट फॉर्म से ना तो प्रेजेंट ना ही पास्ट और ना ही फ्यूचर का कोई टाइम का हमें पता लगता है। आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज आपको सीखनी थी, वर्ब जो भी आती है वो उसी के अकॉर्डिंग आप टाइम और टेंस का नाम निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं कुछ एक और सेंटेंसेस को। देखिए, देखिए, तो हमने यहाँ पर देखा था ये सेंटेंस हमारा हो गया था, हेल्प वर्ब की सेकंड फॉर्म मिली थी पास्ट सिंपल टेंस, हमारा बन गया पास्ट सिंपल टेंस। आगे बढ़ते हैं,
द लास्ट फ्लाइट इज गोइंग। अब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टू लैंड, तो ये वर्ब होते हुए भी इंक्लूड नहीं की जाती, अभी भी मैंने आपको बताया। इज और गोइंग से हम पता लगाएंगे टेंस का नाम। इज क्या बता रहा है? प्रेजेंट। आईएनजी वाली वर्ब का नाम मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कंटिन्यूस। कोई भी आईएनजी वाली वर्ब जैसे गोइंग, कमिंग, सिटिंग, राइटिंग, रीडिंग, कोई भी ऐसी वर्ब जो आईएनजी पे एंड हो रही है जिसके लास्ट थ्री लेटर्स आई एन जी हो, उस वर्ब का नाम क्या होता है? कॉन्टिन्यूस वर्ब। आईएनजी वाली वर्ब कॉन्टिन्यूस। और इज क्या बता रहा है? सबको पता होना चाहिए, इज प्रेजेंट बता रहा है, यानी टेंस बन गया आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आगे बढ़ते हैं। दे वर विलिंग। अब एक वर है और एक विलिंग है। विलिंग आईएनजी वाली वर्ब है, इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस वर्ब हो गई। ये तो बात सही है कि कॉन्टिन्यूस होती आएगी। वर्ब प्रेजेंट नहीं बता रही, वर्ब क्या बता रही है? पास्ट बता रही है। और वर्ब पास्ट बता रही है तो पास्ट और कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस है। ये सारी चीजें मैंने आपको वर्ब के सेगमेंट में बताई हुई थी, और दोबारा से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब आप बी, एम और आर को स्टडी करते हैं तो इन तीनों को ही फर्स्ट फॉर्म माना जाता है। इन तीनों की ही सेकेंड फॉर्म, इन तीनों की ही सेकेंड फॉर्म किसे कहते हैं? वोज और वर को। वोज और वर, बी और एम और आर की सेकेंड फॉर्म मानी जाती है, और इन सभी की जो थर्ड फॉर्म मानी जाती है दैट इज बीन, बी ई ई एन, बीन। इसके बाद बीइंग आ जाता है। अब बीइंग क्या है? फर्स्ट फॉर्म बी था, उसमें आईएनजी बना, तो आईएनजी फॉर्म इसका नाम होता है। और फिर है फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, इज। ये सारी ही वर्ब्स नंबर के अकॉर्डिंग अपने नाम भी रखती हैं। इन सारी ही वर्ब्स का इनके नंबर के अकॉर्डिंग नाम भी रखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मैंने हमेशा आपको बताया है, कोई भी फर्स्ट फॉर्म है किसी भी वर्ब की, अगर फर्स्ट फॉर्म आपके पास है तो फर्स्ट फॉर्म का नाम प्रेजेंट रखते हैं। फर्स्ट फॉर्म का नाम हम प्रेजेंट रखते हैं, किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का नाम प्रेजेंट ही होगा। किसी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का नाम हम क्या रखते हैं? पास्ट। कोई भी वर्ब की सेकंड फॉर्म तो पास्ट नाम से जानी जाएगी, और कोई भी वर्ब की यदि थर्ड फॉर्म हुई तो उसे हम परफेक्ट नाम से जानेंगे। हमने डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है। अगर कोई आईएनजी वाली वर्ब है, अगर कोई आईएनजी वाली वर्ब आपके पास है तो आप उसे क्या मानेंगे? कॉन्टिन्यूस मानेंगे। कोई भी आईएनजी वाली वर्ब कॉन्टिन्यूस मानी जाएगी। और ये एस या एस पर खत्म होने वाली कोई भी वर्ब, ये भी प्रेजेंट है। दिमाग में हो सकता है ये बात आए कि एस एस वाली लास्ट पांचवें नंबर पे भी फर्स्ट प्रेजेंट बता रहे हैं और फर्स्ट पे भी प्रेजेंट बता रहे हैं बिना एस। तो ये भी प्रेजेंट है V1, और V1 में एस लगा तो भी प्रेजेंट। तो फर्क क्या आ जाता है? फर्क ये आ जाता है कि ये जो प्रेजेंट वाली वर्ब है एस या एस पे, ये थर्ड पर्सन में होती है, थर्ड पर्सन में होती है, थर्ड तीसरे पर्सन में, और ये सिंगुलर भी होती है। ये डिफरेंस है। फर्स्ट जब प्रेजेंट की बात करते हैं फर्स्ट फॉर्म में एस लगा करके तो प्रेजेंट होती है, बट वो थर्ड फॉर्म, थर्ड पर्सन में। और ये वाली बिना एस या एस के जो फर्स्ट फॉर्म वर्ब की होती है, ये प्रेजेंट होती है, प्लस ये फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पर्सन में होती है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पर्सन में। आगे बढ़ जाते हैं। शी लर्न्स इंग्लिश फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी। अब जो ये लर्न्स है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या रही होगी? फर्स्ट फॉर्म रही होगी लर्न, सेकंड फॉर्म रही होगी दो, लर्निंग और लर्न। थर्ड फॉर्म भी दो ही है इसकी, लर्नेड और लर्न, फिर लर्निंग और फिर लर्न्स। ये वाली हमारे पास आई है। तो शी लर्न्स, तो ये कौन से वाली वर्ब आई? एस या ईएस वाली वर्ब। और जब हम फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते, कई बार एस जोड़ देते, कई बार ईएस जोड़ देते, तो जब वर्ब बनती है उसका नाम क्या होता है? प्रेजेंट। प्रेजेंट वर्ब सिंगुलर में, तो सिंगुलर इसलिए क्योंकि शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये हुआ आपका प्रेजेंट। तो प्रेजेंट के अलावा और कोई वर्ब आई नहीं, तो हम इस टेंस को अगर नाम से, तो ये प्रेजेंट टाइप का सिंपल टेंस है, प्रेजेंट का सिंपल या इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। इसके बाद आते हैं वी गो टू स्कूल एट 7:30। वी गो टू स्कूल एट 7:30 बाय बस। हम बस के द्वारा 7:30 पर विद्यालय जाते हैं। अब इसमें आपने देखना है कि जो गो वर्ब है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म हो सकती है? फॉर्म है। अब जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसका नाम भी होगा, अभी मैंने आपको बताया कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इसका नाम क्या होता है? प्रेजेंट वर्ब। इसका मतलब गो भी फर्स्ट फॉर्म है तो ये भी क्या होगी? प्रेजेंट। तो टेंस भी वही बनेगा जो कि वर्ब होगी। वर्ब प्रेजेंट की है इसीलिए टेंस भी प्रेजेंट का ही है। तो ध्यान रखना है आपको इस चीज का कि ये जो वर्ब है ये फर्स्ट फॉर्म है,
और फर्स्ट फॉर्म हो चाहे एसएस फॉर्म हो, प्रेजेंट मानी जाती है, प्रेजेंट का टाइम बनाती है। अब आगे आ जाते हैं, द प्लेयर्स प्ले वेल। द प्लेयर्स प्ले वेल में आप देखेंगे जो प्लेयर्स है वो कोई टाइम नहीं बता रहा, लेकिन प्ले ने बताया। प्ले वो की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट। सेकंड फॉर्म प्लेड बन सकती है, थर्ड भी प्लेड, हमारे पास फर्स्ट है तो सिर्फ उसकी बात अगर करी जाए, फर्स्ट फॉर्म का नाम प्रेजेंट और प्लूरल वर्ब होती है, टेंस भी प्रेजेंट का सिंपल बनेगा, प्रेजेंट का सिंपल टेंस। तो ये प्रेजेंट सिंपल था। इन सभी सेंटेंस को जब आप पढ़ोगे, अटेम्प्ट करोगे, तो आपको वर्ब का जो बेस है वो समझ आएगा। और बेसिक चीज जितना आप जल्दी सीखेंगे उतना अच्छे से सीखेंगे, अब एग्जाम की तैयारी अपने आप से कर सकते। तो ये था वर्ब का बेसिक। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। ये देखिए, तो कुछ एक और सेंटेंसेस हैं, इनको भी करके देख लेते हैं, फिर हमारा कॉन्सेप्ट काफी हद तक हमारे दिमाग में स्ट्रॉन्गली स्टोर हो जाएगा। देखिए, सेंटेंस है, आई ऑलवेज फॉरगेट योर नेम। आई ऑलवेज फॉरगेट, तो इसमें ऑलवेज वर्ब नहीं है, फॉरगेट भूल जाना, क्योंकि एक्शन बताती है ना वो, तो एक्शन वर्ड हमने ढूंढ लिया, फॉरगेट भूल जाना। तो फॉरगेट का मतलब भूल जाना, और भूल जाना इट्स एन एक्शन। तो जब एक्शन की हम बात करते हैं तो वर्ब होती है, एक्शन बताने वाले शब्द, एक्शन वर्ड्स भी वर्ब है, और वर्ब की फॉर्म्स होती है, V1 होती है, V2 होती है, V3 होती है। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाती है, कई बार फर्स्ट फॉर्म में एसईएस भी लग जाता है। ये सारी फॉर्म्स है, उनमें से आपने देखना है कि गेट या फॉरगेट क्या है। हम पाएंगे कि फॉरगेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्यों? क्योंकि फॉरगॉट दूसरी होती है, थर्ड फॉरगॉट और फॉरगॉटन, फिर फॉरगेटिंग, फॉरगेट्स। तो यहाँ जो वर्ब हमें मिली फॉरगेट, वो कौन से नंबर की मिली? हमें मिली वर्ब की बेस फॉर्म, या कहेंगे फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नाम क्या होता है? प्रेजेंट। ये हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। हर वर्ब की या किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नाम प्रेजेंट है। और फॉरगेट क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है तो फॉरगेट का नाम भी प्रेजेंट ही माना जाएगा। अब इस वर्ब के फॉरगेट के अलावा और कोई वर्ब ही नहीं है सेंटेंस में। इट मींस ये जो टेंस है ये प्रेजेंट टाइम का सिंपल टेंस माना जाएगा। ना तो यहाँ कॉन्टिन्यूस वर्ब आई आईएनजी वाली कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहें, इसे सिंपल आने, ना ही किसी वर्ब की थर्ड फॉर्म आई जिससे हम परफेक्ट मार्क करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहने लग जाए, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इसका मतलब यही हुआ कि भाई ये प्रेजेंट का सिंपल टेंस है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं नेक्स्ट की, ही हैज बीन वेरी बिजी दिस वीक। इस सप्ताह वह बहुत ज्यादा बिजी रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे हैज और बीन, ये दो चीजें जो है, हैज और बीन। हैज भी वर्ब है। अब हैज की फॉर्म्स हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली वर्ब आती है हैव, उसके बाद इसकी सेकंड फॉर्म हैड, उसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म हैड, फिर इसकी आईएनजी फॉर्म बनती है हैविंग, और फिर इसकी एस या ईएस फॉर्म बनती है हैड। ऐसे कुल मिलाकर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड आईएनजी और फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, ये सारी फॉर्म्स इसकी बन जाती हैं। इसमें कि तीन आपकी वर्ब्स हो गई फर्स्ट सेकंड थर्ड, और दो हो गई आईएनजी और इनफ्लेक्शनल फॉर्म्स होगी। तो हैज क्या बताता है? एसईएस फॉर्म क्या बताती है? या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब एसईएस जुड़ता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एसईएस फॉर्म का नाम क्या होता है? दोनों ही, फर्स्ट का नाम भी प्रेजेंट वर्ब, एसईएस फॉर्म का भी प्रेजेंट वर्ब। यानी हैज से तो हमें पता चल गया कि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की। हैज ने तो बता दिया आपका असली नाम कि मैं प्रेजेंट हूँ। अब बीन ढूंढना है। बीन क्या आता है? बीन जब हम बी की फॉर्म लिखते हैं, जो कि बी एम और आर तीनों ही हैं, तीनों ही फर्स्ट फॉर्म, इनकी सेकंड फॉर्म वॉज और वर है, और इन सभी की थर्ड फॉर्म बी ई एफ बीन मानी जाती है। तो थर्ड फॉर्म का नाम भी है जो हमने पहले बहुत अच्छे तरीके से सीखा है, परफेक्ट। किसी भी वर्ब की हर वर्ब की थर्ड फॉर्म का नाम परफेक्ट, यानी बीन थर्ड है तो बीन का नाम भी क्या होना चाहिए? परफेक्ट। तो ये टेंस जो बन जाता है, हैज का नाम प्रेजेंट निकला, बीन का नाम थर्ड फॉर्म होने का परफेक्ट, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब कहता है इट इज रेनिंग विदाउट एनी प्रेजुडिस। इज वर्ब क्या होगी आपकी वर्ब, रेनिंग भी क्या होगी वर्ब। रेनिंग क्या बता रही? काम, बारिश होने का काम हो रहा है, इंग्लिश में कह दो इट्स एन एक्शन। लेकिन इज ने आपको क्या बताया? टाइम बताया। इज ने टाइम बताया, वो भी कब का टाइम बताया? प्रेजेंट का टाइम बताया। तो इज एक ऐसी वर्ब जो एक्शन नहीं बता रही बल्कि टाइम बता रही। हमने सीखा था कि चार चीजों में से कुछ भी बता सकती है वर्ब। वर्ब या तो एक्शन बताएगी, वर्ब टाइम बताएगी प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर का, वर्ब स्टेट ऑफ माइंड बताएगी, कोई खुश है, अच्छा है, दुखी है,
या फिर क्या बताएगी, किसी पर किसी का अधिकार, मेरे पास एक कुत्ता है, आई हैव अ डॉग। इन चारों में से कुछ भी एक चीज आपको वो बता सकती है। तो यहाँ हम देखेंगे इसने क्या बताया, इन चारों में से इसने बताया कि भाई पास्ट की बात नहीं है, फ्यूचर की भी बात नहीं है, कह रहा है कि प्रेजेंट टाइम बताया। और रेनिंग ने एक्शन बताया, तो एक्शन बताने वाले शब्द भी वर्ब है और टाइम बताने वाले शब्द भी वर्ब है। तो इसने टाइम बताया, इसने प्रेजेंट का, प्रेजेंट यहाँ से मिला। आईएनजी वाली वर्ब का नाम होता है, एक्शन का नाम होता है आईएनजी में जो आती है कॉन्टिन्यूअस, इसीलिए टेंस का नाम बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आगे बढ़ते हैं, देखिए सेंटेंस आ गया, वी हैव बीन हियर फॉर टू लॉन्ग, हम बहुत लंबे समय से, जरूरत से ज्यादा लंबे समय से यहाँ हैं। तो आप हैव की बात अगर करें तो हैव का जब हम लिखते हैं, हैव, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म भी हैड, फिर आईएनजी फॉर्म बन जाएगी हैविंग, उसके बाद एस या ईएस फॉर्म बन जाएगी हैज। तो ये याद रखना है। फर्स्ट फॉर्म हो गई, फर्स्ट फॉर्म का नाम क्या होगा, प्रेजेंट होता है हमेशा, कोई भी हो कि फर्स्ट फॉर्म चाहे दो हो, फर्स्ट फॉर्म जो होगी उसका नाम प्रेजेंट, और सेकंड फॉर्म का नाम पास्ट, थर्ड फॉर्म का नाम परफेक्ट, आईएनजी फॉर्म का नाम कॉन्टिन्यूअस, एसएस फॉर्म का नाम पहली फॉर्म की तरह ही प्रेजेंट है, लेकिन ये सिंगुलर होती है थर्ड पर्सन में, और फर्स्ट वाली फॉर्म फर्स्ट और सेकंड पर्सन सभी के सब्जेक्ट के लिए होती है, सिंगुलर प्लूरल दोनों। तो हैव का नाम हुआ फर्स्ट फॉर्म, यानी कि हैव हो गई आपकी प्रेजेंट फॉर्म, हैव आपकी प्रेजेंट वर्ब हो गई, और बीन आपकी थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म का नाम परफेक्ट है, तो आपका जो टेंस बना वो बना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आगे बढ़ते हैं, हैड ऑलरेडी गॉट, एक वो गॉट है और एक हैड है। अब हेड में आप देख सकते हो, हेड सेकंड फॉर्म भी बन गया था, थर्ड भी तो दिया गया, कैसे पता चला। अगर ये हेड होता V3, तो V3 हमेशा अपने से पहले हेल्पिंग वर्ब लेती है, इसका मतलब ये वाला जो हेड है ये V3 नहीं, ये V2 है, V2 है इसलिए हेल्पिंग वर्ब नहीं ली। अब इसका नाम क्या है, V2, हर वर्ब की सेकंड फॉर्म का नाम क्या होता है, पास्ट, इसीलिए हेड का नाम भी क्या हुआ, V2 होने के नाते पास्ट। लेकिन गॉट कौन सी वर्ब मानी जाएगी, जब आप लिखेंगे तो गेट, गॉट, गॉट, ये V2, ये V3, ये V1। तो देखा जाए तो V2 भी गॉट है, V3 भी, तो कैसे पता चला ये जो गॉट हमारे पास है V2 है या V2 या V3 है। V2 नहीं हो सकता क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है, और V3 हेल्पिंग वर्ब लेती है, यानी कि ये क्या है, V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हर वर्ब की थर्ड फॉर्म का एक नाम है परफेक्ट, तो टेंस का नाम बना पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट मिला हेड से जो कि सेकंड फॉर्म थी, परफेक्ट मिला V3 गॉट से जो कि थर्ड फॉर्म थी। आगे बढ़ते हैं, शी वॉज नॉट कंप्लेनिंग अबाउट यू। अब देखो कंप्लेनिंग में आईएनजी आया, तो इसको तो हमने याद कर लिया, आईएनजी वाली जो भी वर्ब होगी उसका नाम कंटिन्यूअस वर्ब होगा, और वॉज क्या आ गया, पास्ट, तो टेंस का नाम बन गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यू वर वेस्टिंग योर टाइम, अब वेस्टिंग में आईएनजी आया, वर्ब ये है, इसका मतलब ये क्या हुआ, कंटिन्यूअस वर्ब, और वर्ब का मतलब फिर से क्या हुआ, उसकी तरह ही पास्ट, इसका मतलब ये जो टेंस बन गया ये क्या बन गया था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे बढ़ जाते हैं, मैक्स वाज स्टिल मिसिंग, मिसिंग का मतलब फिर से आईएनजी यानी कि कंटिन्यूअस हो गया, और वाज का मतलब क्या हुआ, पास्ट, यानी कि ये बन गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब लास्ट सेंटेंस को एक बार देखते हैं, द टीचर हैड गिवन न्यू असाइनमेंट। अब हैड वर्ब है, अब हैव की सेकंड फॉर्म भी हैव की थर्ड फॉर्म भी हैड ही है, और गिव, गेव, गिवन ये थर्ड ही होती। तो आप डिसाइड करो हेड को क्या माना जाए, हेड को V2 माने या V3 माने। देखिएगा, V2 नहीं मान सकते या V3 नहीं मान सकते, या मान सकते उसके लिए रीजन, कोई भी V3 अपने पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेगा ही लेगा, कोई भी V2 अपने से पहले कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेगा। तो अगर मैं हेड को V3 मानूं तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी, आया है टीचर, टीचर हेल्पिंग वर्ब है नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि ये V3 नहीं है, ये क्या है, V2, V2 है, और V2 का नाम क्या हुआ, सेकंड फॉर्म का नाम हमेशा पास्ट, किसी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का नाम हमेशा पास्ट। तो यहाँ हेड का नाम तो हो गया पास्ट, और गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो मैंने बताया, आपको बता चुका हूं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का नाम होता है परफेक्ट वर्ब, इसका नाम भी परफेक्ट। और टेंस क्या बना, हेड से पास्ट मिला, गिवन से परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस।
इस टाइप से आपको सेंटेंसेस को अटेम्प्ट करना होता है कि भाई क्वेश्चन ढूंढना है हमें, पता लगाना है कि सेंटेंस कौन से टेंस से बिलोंग करता है, तो वर्ब्स को ढूंढो। अब वर्ब्स वर्ब्स होंगी, उसमें आप चाहे बात करें हेल्पिंग वर्ब की, चाहे बात करें मेन वर्ब की, दोनों ही आपको ढूंढनी पड़ेगी। मॉडल्स हैं तो वो भी आपको ढूंढने पड़ेंगे, तभी जाके आप ये पता लगा पाएंगे कि वर्ब कौन सी है और वो अपने कौन से नंबर पे आकर के कौन सा टेंस बनाया है, वही आप डिसाइड कर पाएंगे। तो इसमें आगे चलते हैं। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। तो इससे आगे समझ लेते हैं, एक बार चीजों को देखिएगा। वर्ब वर्सेस एडजेक्टिव, ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट यहां से आप समझ ले जाएंगे। सम मोर सेंटेंसेस स्टेट द टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब समझिए, सेंटेंस है शी हैज ब्रोकन चेयर्स इन हर स्टोर रूम्स। ये समझने वाली बात। सबसे पहले वर्ब का फॉर्म ढूंढते हैं, फिर उसका नाम ढूंढते हैं। टू पर तो ये जो कॉन्सेप्ट है इससे एक बात समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम वर्ब की बात करें और दूसरी तरफ हम बात करें एडजेक्टिव की, तो वर्ब एक ऐसा शब्द है, वर्ब इज अ टाइप ऑफ वर्ड व्हिच टेल्स यू अबाउट एक्शन, जो हमने अभी अभी डिस्कशन किया भी है, या फिर टाइम प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, या फिर पोजेशन, जो अधिकार किसी वस्तु या व्यक्ति पर होता है, या फिर ये स्टेट ऑफ माइंड बताता है। तो ये सारी चीजें आपको बताता है वर्ब, जो कि एक वर्ड है। एडजेक्टिव भी एक वर्ड है, बट ये सारी चीजें नहीं बताता। एडजेक्टिव आपको बताता है किसी की क्वालिटी। अब वो क्वालिटी अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है, गुड और बैड। तो एडजेक्टिव हमेशा आपको एक्स्ट्रा बताएगा, क्वालिटी बताएगा। वर्ब क्वालिटी नहीं बताएगा, वर्ब एक्शन बताएगा, या फिर ये कहेंगे टाइम बताएगा, या पोजीशन, अधिकार, या स्टेट बताएगा। तो दोनों में। अब अगर मैं कहूं कि एक व्यक्ति है और वो बहुत अच्छी उसकी पर्सनैलिटी है, हैंडसम आदमी, लेकिन वो हमेशा आपके अगेंस्ट रहता है, आप सही काम करो तब भी आपको क्रिटिसाइज करता रहता है। तो दिखने में तो ये जो व्यक्ति है बहुत टिप टॉप है, बहुत अच्छा है, दिखने में तो ये हुआ गुड, लेकिन ये बहुत ही बेकार इंसान है, हर किसी की बुराई करता है। तो एक्चुअल में इसका जो बिहेवियर है वो कैसा है, बैड। तो मैं तो कहना चाह रहा हूं, ये सिर्फ छोटी सी बात यहाँ ये है कि ये आदमी अपने दिखने में, यानी कि अपीयरेंस में, दिखने में तो ये गुड है, लेकिन असल में यानी अंदर से, असल में वास्तविकता क्या है, ये बुरा है अपने व्यवहार के कारण। तो अब अगर आप किसी शब्द को, किसी वर्ड को वर्ब कहोगे या किसी वर्ड को एडजेक्टिव कहोगे, ये डिपेंड करेगा उनके फंक्शन पर। यदि कोई शब्द सेंटेंस में आकर के एक्शन बताए तो आप उसे वर्ब कहोगे। यदि कोई शब्द, कोई वर्ड सेंटेंस में आकर टाइम बताए, आप उसे वर्ब कहोगे। यदि कोई वर्ड सेंटेंस में आके पोजेशन बताए, आप उसे वर्ब कहोगे। यदि कोई शब्द स्टेट बताता है सेंटेंस में आके, तो वर्ब कहोगे। लेकिन अगर वही शब्द दिखने में वही क्वालिटी बतानी शुरू कर दे, तो आप उसे एडजेक्टिव कहोगे। मेरे कहने का मतलब, एक ये छोटा सा टर्म होता है, उसको सफिक्स हम पढ़ते हैं आईएनजी, गोइंग, एक्टिंग, क्लोजिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग। ये किसी भी वर्ब की बेस यानी कि फर्स्ट फॉर्म में जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद ये कॉन्टिन्यूटी शो करता है, यानी कोई एक्शन चल रहा है, कॉन्टिन्यूटी दिखाता है। तो जब हम आईएनजी को देखते हैं तो हमारा दिमाग बोलता हो ना हो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया गया है, ये भी एक वर्ब है, ये भी वर्ब की फॉर्म्स है। ऐसा होना भी चाहिए, होता भी है ज्यादातर, लेकिन हमेशा नहीं होता। तो अगर मैं कहूं दिस इज एन इंटरेस्टिंग, दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं
दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक, मान लीजिए इंटरेस्टिंग बुक। तो बुक कैसी है? इंटरेस्टिंग है। यहाँ जो समझना है हमें वो ये कि बुक के बारे में क्वालिटी क्या पता लगी, क्वालिटी क्या पता लगी, क्या क्वालिटी पता लगी कि बुक कैसी है? इंटरेस्टिंग। और इंटरेस्टिंग के लास्ट में आईएनजी आया, हालांकि आईएनजी दिखते ही हमारा दिमाग हमें बोलता है हो ना हो ये जो आईएनजी है वो की किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लग के आईएनजी बनाया गया है। यानी ये तो वर्ब हुई, और आईएनजी वाली जो वर्ब है वो बेसिकली एक नाम से जानी जाती है, जो क्या नाम है? कॉन्टिन्यूअस वर्ब। तो ये तो कॉन्टिन्यूअस वर्ब होगी, लेकिन नहीं, फिर से कह रहा हूं आपको, व्यक्ति की शक्ल पे नहीं जानना है कि वो अच्छा है बुरा, ट्रीटमेंट देखना, व्यवहार देखना, उसके काम देखने। इंटरेस्टिंग का काम क्या हो रहा है? वो बुक की क्वालिटी बता रहा है, बुक कैसी है ये बता रहा है। तो काम के हिसाब से हम देखें तो फंक्शन इसका क्वालिटी बताने का, क्वालिटी बताने का जो फंक्शन होता है वो होता है एडजेक्टिव का, एक्शन और टाइम बताने का फंक्शन होता है वर्ब का। तो इंटरेस्टिंग शब्द ने यहाँ एक्शन और टाइम नहीं बताया, बल्कि इसने क्वालिटी बता दी। अब जो क्वालिटी बताने वाला शब्द होगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा, ना कि वो। इसीलिए इंटरेस्टिंग यहाँ एडजेक्टिव है। और अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, ही इज इंटरेस्टिंग। अब इंटरेस्टिंग किसके बारे में बता, इंटरेस्टिंग कौन है? वह है ही। इसके बारे में इसने क्वालिटी बताई, तो अभी भी ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव माना जाएगा, क्योंकि इसने क्वालिटी बताई। तो ये दिमाग से निकाल देना है कि हर चमकती हुई चीज सोना होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। मतलब हर आईएनजी पे खत्म होने वाला जो वर्ड होगा, कोई भी वर्ड या कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द जो आईएनजी पे एंड होए, जरूरी नहीं कि वो वर्ब हो, आपको फंक्शन देखना है। वर्ब कौन होगा? जो टाइम एक्शन बताए। एडजेक्टिव कौन होगा? जो क्वालिटी बताए। एडजेक्टिव वर्ब जैसा लगे, आईएनजी में लगे, कुछ भी लगे, आपको लिखना है फंक्शन। देखिएगा, अब अगर मैं सेंटेंसेस की बात करूं, शी हैज ब्रोकन चेयर्स इन हर स्टोर रूम, इसका मतलब क्या है? उसके पास, उस लड़की के पास, उस लड़की के पास उसके कमरे में या स्टोर रूम में, उसके स्टोर रूम में, उस लड़की के पास उसके स्टोर रूम में टूटी हुई, टूटी हुई चेयर्स हैं, टूटी हुई चेयर्स हैं। आप ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस में क्या ये पता लगा है कहीं कि उस लड़की ने चेयर्स तोड़ी? तो पता ही नहीं लगा। उस लड़की ने चेयर्स नहीं तोड़ी है, लेकिन उसके स्टोर रूम में चेयर्स हैं जो कि टूटी हुई, किसी से भी टूटी हो, पुरानी हो गई, टूटी हो, किसी और ने तोड़ी हो। तो ब्रोकन क्या बता रहा है? ब्रोकन बता रहा है आपको चेयर्स के बारे में। चेयर्स कैसी हैं? चेयर्स कैसी हैं? चेयर्स के बारे में पता लग रहा है कि जो चेयर्स हैं वो ब्रोकन हैं। शी ने नहीं तोड़ी, लेकिन चेयर्स टूटी हुई हैं। तो जो टूटे हुए शब्द हैं ये किसके बारे में आपको क्वालिटी बता रहा है? किसकी क्वालिटी? चेयर। तो जो क्वालिटी बताता है उसे विशेषण यानी एडजेक्टिव कहते हैं। अगर इंग्लिश की बात करूं तो एडजेक्टिव वो होता है जो विशेषता बताए। कुर्सियों की विशेषता क्या है? वो टूटी हुई है। तो ये जो शब्द है ब्रोकन, यहाँ ऐसा ना समझें कि ये ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन वर्ब के रूप में आया, बिल्कुल नहीं, ये वर्ब है ही नहीं। ब्रोकन तो क्वालिटी बता रहा है किसकी? चेयर्स की। और चेयर्स की, नाउन की जो क्वालिटी बताता है हम उसे एडजेक्टिव कहते हैं, ना कि वर्ब कहते हैं। बस मैं यही आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वर्ब की तरह लग सकता है कोई एडजेक्टिव, हो सकता है आईएनजी में हो सकता है थर्ड फॉर्म में हो। तो हो सकता है कि उसकी शक्ल आपको वर्ब की तरह, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है या ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आपको फंक्शन देखना है। मतलब अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूं यहाँ पर ब्रेकिंग, मान लीजिए ये मैंने लिख दिया, और मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये जो ब्रेकिंग शब्द मैंने लिखा है ये एडजेक्टिव है
या फिर ये वर्ब है, तो मैं खुद भी नहीं बता सकता फिलहाल ये एडजेक्टिव है, वो कोई नहीं बता सकता। कारण इसका फंक्शन आपको देखना पड़ेगा, सेंटेंस में यूज करना पड़ेगा, दूसरे वर्ड्स के साथ लिखना पड़ेगा, उन वर्ड्स में इसका क्या फंक्शन आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग ये एडजेक्टिव या वर्ब साबित होगा। जैसे मान लीजिए दिस इज ब्रेकिंग न्यूज, दिस इज ब्रेकिंग न्यूज। अब अगर मैं ब्रेकिंग को पढ़ूं तो ब्रेकिंग किसके बारे में बता रहा है, न्यूज के बारे में, यानी कि क्वालिटी बता रहा है न्यूज की, कैसी न्यूज है ब्रेकिंग। अगर मैं यहाँ गुड लिख दूं, ध्यान से समझिएगा, यदि मैं ब्रेकिंग ना लिख के गुड लिखता तो दिस इज गुड न्यूज, तो गुड क्या होता है, एडजेक्टिव, किसके बारे में बता रहा होता है, न्यूज के बारे में। तो गुड ना लिख करके मैंने बताया ब्रेकिंग न्यूज, तो ब्रेकिंग भी तो बता रहा है, ब्रेकिंग किसके बारे में बता रहा है, न्यूज के, कैसी न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज है। तो ब्रेकिंग आईएनजी में खत्म हो रहा है, लेकिन ये वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये क्या साबित हुआ, एडजेक्टिव। लेकिन अगर मैं ब्रेकिंग का ऐसा एग्जांपल कोई ले लूं, जैसे कि यू आर ब्रेकिंग माई हार्ट, यू आर ब्रेकिंग माई हार्ट, यू आर ब्रेकिंग माई हार्ट। अब मैं यहां पर मीनिंग निकाल दूं कि आप मेरा हृदय तोड़ रहे हो, तो इसमें एक्शन क्या हुआ इस सेंटेंस में, इसमें जो एक्शन हुआ वो हुआ तोड़ने का, ये वाला एक्शन। तो ये एक्शन को दिखा रहा है और हमारे पास इसका सबूत है कि यू उस एक्शन को करने वाला भी। तो यहाँ ये जो ब्रेकिंग था ये क्या साबित हुआ, वो साबित हुआ। तो सेम ही शब्द, चाहे वो ब्रोकन है, ब्रेकिंग है, किसी भी वर्ब की सेकंड, थर्ड, आईएनजी फॉर्म है या एडजेक्टिव है, फंक्शन क्या कर रही है ये आपको समझना होता है। यदि आप फंक्शन पे जाएंगे, मेक श्योर कि आपको देखना पड़ेगा वो वर्ब जैसा दिखने वाला शब्द क्या वाकई वर्ब है, नहीं है तो फिर वो एडजेक्टिव है, क्योंकि वो क्वालिटी बताता हुआ मिलेगा। तो यहाँ आपको एक अच्छा खासा आइडिया यहाँ तक मिल गया होगा कि एडजेक्टिव वर्सेस वर्ब या वर्ब वर्सेस एडजेक्टिव में मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर मूव करते हैं। देखिए, I have the stolen things। अब समझिएगा, ये कह रहा है मेरे पास वे चुराई हुई, मेरे पास वे चुराई हुई, मेरे पास वे चुराई हुई चीजें हैं, मेरे पास वे चुराई हुई चीजें हैं। ये देखिए, अब इस सेंटेंस के हिसाब से यदि आप समझें तो चीजें कैसी चीजें हैं, चुराई हुई, तो ये क्या बता रहा है, विशेषता। विशेषता जो बताएगा आप क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। किसकी विशेषता बताई, नाम की, चीजों की, तो ये एडजेक्टिव हुआ। तो इंग्लिश में जब कहते हैं आई हैव, मेरे पास है, क्या है मेरे पास, थिंग्स है मेरे पास, उनकी क्वालिटी क्या है कि वो कैसी हैं, चोरी की गई है, मैंने नहीं चोरी की, लेकिन मेरे पास जो चीजें हैं वो किसी न किसी के द्वारा चुराई गई हैं। तो ध्यान यही रखना है आपने कि जो चीजें हैं, जो थिंग्स हैं, जो वस्तुएं हैं, वो नाउन है, और उसके बारे में जो एक्स्ट्रा क्वालिटी बता रहा है, जो क्वालिटी बता रहा है वो कौन है, एडजेक्टिव। भले ही वो वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसा लगे देखने में, हो सकता है वो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसा लग रहा हो, लेकिन हमें फंक्शन देखना है उसका। स्टोलन शब्द वैसे तो स्टील, स्टोल, स्टोलन, वैसे तो ये क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ उसने वर्ब का काम ही नहीं किया, उसने तो उल्टा क्वालिटी बता दी कि थिंग्स कैसी हैं, स्टोलन है। तो ध्यान रहे कि स्टोलन यहाँ पर एडजेक्टिव कहलाएगा, ना कि वर्ब, क्योंकि उसने फंक्शन ही एडजेक्टिव का किया है, जो होता है नाउन की क्वालिटी बताने का। देखिएगा, देयर इज ड्रिंकिंग वाटर। अब देयर इज ड्रिंकिंग वाटर में इज जो है प्रेजेंट बता रहा है, सही बात है। और सेंटेंस का मीनिंग यदि हम निकाल लें सबसे पहले, तो सेंटेंस का मीनिंग आएगा पीने का पानी है, पीने का पानी है। तो पानी कैसा, वाटर कैसा है, पीने योग्य या पीने का, पीने योग्य या फिर पीने का। तो ये जो ड्रिंकिंग शब्द है किसके बारे में, मतलब पानी कैसा, व्हाट काइंड ऑफ वाटर, तो ड्रिंकिंग वाटर। तो ये नहीं है कि कोई पानी पी रहा, नहीं, इसका मतलब पानी, पीने का पानी है। तो पीने का पानी है, तो पानी की विशेषता किसने बता दी,
पीने का, धोने का, यूज करने का, इस्तेमाल किया हुआ ताजा पानी है, कलर्ड पानी है, रंगीन पानी है, पैकेट का पानी है, हैंडपंप का पानी है। तो ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं विशेषता। इसीलिए ड्रिंकिंग जो वर्ब जैसा तो लग सकता है कि भाई ड्रिंक, इसकी फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक रही होगी, इसकी सेकंड फॉर्म ड्रैंक रही होगी, थर्ड ड्रंक रही होगी, फिर ड्रिंकिंग रही होगी, या ड्रिंकिंग वहां से आगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आया उसी से है, लेकिन ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है। इसने एडजेक्टिव का काम यहाँ पर करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उसने वाटर की क्वालिटी बताई। इसीलिए ये एडजेक्टिव कहलाएगा, ना कि वर्ब कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। शी हैज ब्रोकन द चेयर्स while playing in the drawing room। अब कहता है कि शी हैज ब्रोकन द चेयर। अब इसको कंपेयर करो आप किस वाले सेंटेंस से। ये कह रहा है कि शी के पास टूटी हुई कुर्सियां हैं उसके स्टोर रूम में, लेकिन यहाँ कह रहा है शी हैज ब्रोकन द चेयर्स, उसने कुर्सियों को तोड़ दिया। तो ये जो है यहाँ वर्ब का काम कर रहा है। शी उसका डूअर भी है, काम करने वाला भी है। तो शी हैज ब्रोकन, उसने कुर्सियां तोड़ दी हैं। कब तोड़ी? प्लेइंग इन द ड्राइंग रूम, जब वह ड्राइंग रूम में प्ले कर रही थी, खेल रही थी, उस दौरान उसने कुर्सियों को तोड़ दिया है। ये तो ये बात हुई। इसको आप कंपेयर करो। ये कह रहा है कि उसके पास टूटी हुई कुर्सियां हैं। ये कह रहा है उसके पास टूटी हुई कुर्सियां हैं। तो टूटी हुई जो कुर्सियां हैं वो क्वालिटी होगी। टूटी हुई कुर्सियां जो हैं वो उसकी क्वालिटी हो गई। कुर्सियों की क्वालिटी हो गई कि वो कुर्सियां जो हैं वो टूटी हुई है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि उसने कुर्सियां तोड़ी हैं, तोड़ दी हैं। उसने कुर्सियां तोड़ी हैं माने तोड़ दी, तो एक्शन हुआ है ये। इसीलिए ये यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म मानी जाएगी, वर्ब मानी जाएगी, ना कि एडजेक्टिव माना जाएगा। इसी हिसाब से आपको एडजेक्टिव और वर्ब में डिफरेंस पता होना चाहिए, ताकि सेंटेंस का टेंस आप पता लगा सको। यहां अगर आपने इसको एडजेक्टिव ना मानकर वर्ब मान लिया तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कह देंगे, लेकिन ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस से बिलोंग करता है। इसी डिस्कशन को हम आगे जारी रखेंगे। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।